एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, जैसे थोड़ा सा नंबर्स के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में जो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक हैं, परिमेय संख्याएं हैं, इनके बारे में बच्चों के मन में काफी कंफ्यूजन रहती है। तो मैं थोड़ी देर में ये चीजें क्लियर करना चाहता हूं। आप प्लीज सभी लोग देख लें ध्यान से। देखिए मैं उसको कैसे क्लासिफाई करूंगा। रियल नंबर, रियल नंबर जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग, मुझे जो लगता है कि ऐसा मुझे करने से इजी लगेगा, मैं अपने अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करके आपको दिखाता हूं। और इन नंबर्स को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इन क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं। और अगर इन नंबर्स के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको दिखाना चाहता हूं नंबर्स का। आप प्लीज उसे ध्यान से देख लें सभी लोग। देखो रियल नंबर्स को सबसे पहले मैंने दो भागों में डिवाइड किया। मैं इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। एक तो वो वाले नंबर जिनमें दशमलव होगा और एक वो वाले नंबर जिनमें दशमलव नहीं होगा। एक वो वाले आएंगे जिसमें डेसिमल लगेगा, डेसिमल नंबर्स, और दूसरे वो होंगे जिनमें डेसिमल नहीं होगा, नॉन डेसिमल। बात समझ में आई? अब जिनमें दशमलव नहीं होगा वो कितने तरह के होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जिनमें दशमलव नहीं होता उनमें से एक होता है ये आपका, जैसे डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट, ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। इन्हें क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है, और अंग्रेजी में इन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव वाले हैं तो नेगेटिव पूर्णांक, पॉजिटिव वाले हैं तो पॉजिटिव पूर्णांक। ये जो नेगेटिव वाले होते हैं इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो प्लस वाले होते हैं इनको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो 0 रहता है ये भी एक इंटीजर है और इसे बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। पूर्णांकों के समुच्चय को z से प्रदर्शित किया जाता है। तो जिनमें दशमलव नहीं होगा उनमें तो एक प्रकार के ये नंबर होते हैं। दूसरे होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 0 से स्टार्ट होंगे और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर होंगे। ये भी पूर्णांक होते हैं लेकिन 0 के साथ पॉजिटिव इंटीजर केवल लिखे रहते हैं। इनको बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अंग्रेजी में इन्हें हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। इनके समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए जो सिंबल है वो क्या है? W। ठीक है, थर्ड इसी में मैं आपको बताऊंगा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में कौन आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट। जितने भी पॉजिटिव पूर्णांक है, धन पूर्णांक, वो सब प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं और n से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 3 तरह के नंबर आपके होंगे जो नॉन डेसिमल में आएंगे, इनमें कभी दशमलव नहीं आएगा, याद रखिए। ठीक है, प्राकृत संख्या को n से, पूर्ण संख्या को w से, पूर्णांकों को z से। पूर्णांकों में नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सब शामिल होंगे, पर दशमलव का कोई भी नंबर नहीं आएगा, कोई भिन्न नहीं आएगी, फ्रैक्शन नहीं आएगी।
दूसरी तरफ अगर हम इसको डिवाइड करने जाएंगे डेसिमल नंबर, दशमलव वाली संख्याएं, तो दशमलव वाली संख्याओं में आप इसकी दो कैटेगरी बना सकते हो। दशमलव वाली संख्याओं में एक कैटेगरी वो बनती है कि दशमलव में नंबर आते हैं और दशमलव में आते आते फिर उनका भाग जाना बंद हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। उनको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और जिनका भाग जाना बंद ही ना हो उनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई? टर्मिनेटिंग में कौन से आएंगे? टर्मिनेटिंग में आपके आते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि फ्रैक्शन अगर है, आप डिवाइड कर रहे हैं तो उनका डिवाइड होना एक निश्चित सीमा के बाद बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, जैसे मैंने 11/2 लिखा, अब 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 5 जार 10, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 2 5 जार 10। इसके बाद डिवाइड होना बंद हो गया। देख रहे हैं ना, डिवाइड होना बंद हो गया। जैसे अगर मैं करता हूं 25/4, अगर मैं कर देता हूं 25/4, तो 4 से डिवाइड करें, 4 6 जार 24, कितना बचा? 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 10 हो गया, 4 2 जार 8, कितने बचे? 2, पॉइंट लगाइए, फिर 0 बढ़ा लो, 4 5 जार 20, बंद हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहे जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और इनको क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कौन से आएंगे? तो आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आएंगे जिनका डिवाइड होना पॉइंट में आए और बंद ही ना हो कभी। जैसे 4/3 आप डिवाइड करना शुरू करोगे तो 1.3333, ये बंद ही नहीं होगा कभी। समझ आ रहे हैं आपको? तो ये कभी बंद ही नहीं होगा, ये ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 10.3 कर लो आप, 10.3 करोगे तो ये आने लगेगा 3.3333, ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर किस में आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो भागों में डिवाइड होगा। कौन कौन से दो पार्ट होंगे? एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। कहने का मतलब यूं कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिपीट करेगा अपने नंबर को, रिपीट करेगा। जैसे यहां जो एग्जांपल लिए ये दोनों के दोनों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के हैं। आप देखो नंबर रिपीट कर रहे हैं बार बार अपने, समझ रहे हैं? तो ये एक एग्जांपल मैं यहां भी नोट कर सकता हूं, 3.33 लिखते जाओ तो उसके ऊपर फिर बार लगा के लिख देते हैं, ताकि 3 बार लिखा यानी कि ये नंबर कई बार आएगा यहां। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आएगा कि डिवाइड होता भी जाएगा और रिपीट भी नहीं करेगा अपने नंबर को। जैसे कोई नंबर ऐसा मिला आपको कि 2.57623147601224, मतलब आपको ये कभी नहीं लगेगा कि ये नंबर आगे कहीं रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। इनमें से आपको एक चीज मैं और बताऊं, ये जो दो नंबर होते हैं ये मिला करके बनते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और ये वाली जो होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं कही जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं, नॉन रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर
बोलते हैं इन्हें, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये एक छोटा सा चार्ट मैंने आपको बना के दिखाया है ताकि आपको ये एक आइडिया देगा कि रियल नंबर। और देखो रियल नंबर में कौन कौन आते हैं, रियल नंबर का सेट इतना बड़ा सेट होता है कि उसके भीतर सारे नंबर आ जाते हैं, केवल इमेजिनरी को छोड़कर। इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर रियल के अंदर सारे नंबर आते हैं, ये भी आते हैं, अपरिमेय भी, परिमेय भी, सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। आप ये छोटा सा चार्ट बनाओ, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एकैकी और आच्छादक ये क्या होते हैं, ये तो हम लास्ट क्लास में भी सीख चुके थे, लेकिन मैथमेटिकली अगर कोई फंक्शन हमको दिया जाएगा तो ये प्रूव करना कि वो फंक्शन एकैकी है कि वो फंक्शन आच्छादक है, ये हम कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने लिखा है एक सिंपल लैंग्वेज में, और इसी भाषा के अंतर्गत मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा, दैट इज एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, यहां से थोड़ा बहुत समझ आएगा और बाकी जो रह जाएगा वो इस एग्जांपल में मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखें सभी बच्चे गौर से। किसी भी फलन को जब भी आपको एकैकी प्रूव करना हो, वन फंक्शन प्रूव करना हो, आप ये कैसे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखें। कोई भी फंक्शन आपको अगर f ऑफ x दिया गया है तो उस f ऑफ x में अगर डोमेन में कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए, डोमेन यानी कि x में, तो डोमेन में कोई भी दो एलिमेंट ले लिए हमने x1 और x2, और उनके लिए हमने फलन के मान निकाले। इस एलिमेंट पर हमने निकाला f ऑफ x1, इस एलिमेंट पर हमने निकाला f ऑफ x2, और दोनों फलनों के मानों को आपस में क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। इक्वल करने के बाद उन्हें सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करते करते x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, तो सिद्ध हो जाएगा कि फलन f कैसा फलन है, एकैकी फलन है। समझ में आया? और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर दो अवयवों के प्रतिबिंब बराबर हैं तो वो दोनों अवयव भी बराबर हैं। ये चीज अगर आपने प्रूव कर दी तो वो एकैकी की शर्त तो होती है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट के अगर प्रतिबिंब बराबर हैं तो वो अवयव भी बराबर है, अलग अलग एलिमेंट नहीं है। थोड़ा देखिए, मैं ऐसा फिगर बना के आपको दिखाता हूं। ऐसे मैंने क्या किया, एक ये एलिमेंट लिया x1, एक ये एलिमेंट लिया x2, और किया क्या, इस पर पहले f ऑफ x1 निकाला, इस पर f ऑफ x2 निकाला, और दोनों को मैंने एक बराबर कर दिया। तो मैंने शुरुआत कहां से की, ये मानकर कि ये बहु एक फलन है, ये बहु एक फलन है। x1 का भी प्रतिबिंब वहीं पड़ता है, x2 का भी प्रतिबिंब वही नंबर है। प्रतिबिंब x1 और x2 दोनों के प्रतिबिंब आपस में कैसे है, सेम है। अब हमने उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करके क्या ले आए हम, सॉल्व करके ये ले आए कि x1 x2 भी बराबर है, यानी कि अगर दो नंबरों के प्रतिबिंब एक जगह पर हैं तो वो दो नंबर भी अलग अलग नहीं है, बल्कि वो दोनों नंबर भी क्या है, सेम है, एक ही नंबर होगा बिल्कुल। कुछ समझ में बात आ रही है आपको कि अगर फंक्शन बराबर है तो ये एलिमेंट भी अलग अलग नहीं है, ये एलिमेंट भी कैसे हैं, बराबर है, अर्थात एक ही एलिमेंट का एक ही इमेज यहां पर आएगा। ये हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी आप इसको समझ लें, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा। आच्छादक होना कैसे प्रूफ किया करेंगे, आच्छादक होने के लिए ये एक कंडीशन है कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू y, मतलब को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, भाई y किसको रिप्रेजेंट करता है, को डोमेन को, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए x में अर्थात डोमेन में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व अवश्य हो जिसके लिए f ऑफ x इज इक्वल टू y, मतलब आपके को डोमेन में ऐसे एलिमेंट अगर हैं
जिनके लिए कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है, उस हर एलिमेंट के लिए अगर डोमेन में ऐसे अवयव उपस्थित हैं जिनके लिए फंक्शन फॉलो करता है जिनको, तो फिर आप समझ जाना कि वो फलन कैसा है, आच्छादक है। थोड़ा सा यहां से कम क्लियर होगा, मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं, आप इसको गौर से देखिए। एक एग्जांपल, मैंने एग्जांपल नंबर 8 लिया हुआ है, दैट इज देयर इज अ फंक्शन f फ्रॉम n टू n। आप समझ रहे हैं, एक फंक्शन ऐसा है जो कि प्राकृतिक संख्याओं में ही है। यह भी किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को। यह भी किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को। इससे क्या पता लगा कि हमारा डोमेन भी क्या है, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, और जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ये फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। आपको ये प्रूफ करना है कि ये फलन एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा गौर से देखिएगा। एकाकी के लिए मैंने क्या बोला, आप डोमेन में कोई भी दो अवयव x1 और x2 माने, फिर उनके फलन निकालें, उन्हें बराबर करें, और ऐसा करने से सॉल्व करके अगर x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाए तो समझ लेना कि वो फलन कैसा होगा, एकाकी। तो मानते हैं, यहां पर लिखेंगे, माना x1 व x2 डोमेन में दो अवयव हैं। क्या मैंने मान लिया कि x1 और x2 डोमेन में और भी अवयव हैं, लेकिन डोमेन के दो अवयव x1 व x2 हैं। माना x1 x2 डोमेन में दो अवयव इस प्रकार हैं कि, किस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, हमने x1 और x2 दो अवयव डोमेन में मान लिए। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। ऐसे हैं कि f ऑफ x1 की वैल्यू इस एलिमेंट के लिए फलन और इस एलिमेंट के लिए फलन दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x। तो अगर मैं पूछूं f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी 2x1। f ऑफ x2 की वैल्यू क्या होगी, 2x2। ये 2 से आप 2 कैंसिल कर दें, क्या आ गया, ये x1 इज इक्वल टू x2। देख रहे हैं हमने क्या किया था, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि फलन कैसा है, एकाकी है। इसका मतलब क्या निकलता है कि सेम एलिमेंट है तभी सेम फलन है। समझ रहे हैं कुछ, एलिमेंट एक ही है तो फलन भी एक ही है। बराबर होने का मतलब सेम है, सेम होने का मतलब एक ही है, बोल सकते हैं। तो जब अवयव एक ही है तो फलन भी अर्थात प्रतिबिंब भी एक ही है, और फलन एक ही, प्रतिबिंब एक ही, इसलिए ऐसे फलन को तो क्या बोलेंगे आप, एक ही फलन बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः दिया गया फलन दिया गया फलन कैसा फलन है, एकाकी फलन है। तो कोई भी फंक्शन अगर आपको एकाकी दिखाना है, वन फंक्शन शो करना है, तो उसके लिए बड़ी छोटी सी ये कैलकुलेशन बस इतनी सी है आपकी। यहां से हमने इसको हल करना स्टार्ट किया है। समझ में नहीं आई बात आपको, क्या करना है, x1 और x2 डोमेन में दो अवयव मानने हैं, और इस प्रकार के f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 के इक्वल हो जाए, और उसको कैलकुलेट करिए। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा कि दिया गया फलन कौन सा फलन है, एकाकी फलन है। ठीक है, अच्छा, अब आच्छादक भी हमको प्रूव करना है और देखना है कि आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए क्या करोगे, देखिए जरा ध्यान से देखिए।
आच्छादक को बड़े सिंपल वे में सॉल्व करना है। हमने यहां पर क्या बताया था कि ध्यान से सुनना, जितने भी अवयव को डोमेन में हैं उन सब के लिए डोमेन में भी अवयव उपस्थित होने चाहिए और ऐसे जो इस संबंध को फॉलो करते हो। यही मैंने बोला था, लेकिन क्योंकि यहां से लैंग्वेज से ज्यादा उतना क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट किया कि मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो, फिर आते हैं सॉल्व करने कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन प्रत्येक के लिए, सभी के लिए कोडोमेन इधर बनाते हैं, डोमेन इधर बनाते हैं। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के संगत डोमेन में अवयव होने चाहिए जो इस रिलेशन को, जो इस फंक्शन को फॉलो करे। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। यहां पर रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है हमारा, f(x) इज इक्वल टू 2x दिया है, f(x) इज इक्वल टू 2x। आपने लास्ट क्लास में एक चीज सीखी है कि f(x) को ही हम y मान सकते हैं, तो f(x) को हम क्या ले सकते हैं, y। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 2x। आप एक काम कर लो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, y/2। ठीक है, ये शर्त बनी इस फलन से, देखिए शर्त बनी, लेकिन अभी हमको समझ नहीं आया। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से आपको क्लियर करेंगे कि यह फलन आच्छादक है या नहीं है। वही डायग्राम जो हम कल बना रहे थे। ऐसे आप देखिए गौर से, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, x को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, y को। और आज हमारा x और y दोनों कौन है, नेचुरल नंबर, तो x भी नेचुरल नंबर का सेट है और हमारा y भी नेचुरल नंबर का सेट है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डोमेन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, ये x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, ये y इज इक्वल टू f(x) की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, y की वैल्यूज को प्रदर्शित करेगा। अब क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल, तो दोनों में नेचुरल नंबर लिखो। नेचुरल नंबर का भी हमने बताया था आपको, 1 2 3 4 5 6 5 6 लिख लो, 10 लिख लो, जितनी आपकी मर्जी लिख लो। बहुत ज्यादा लिख के क्या करोगे, इतने से ही हमको समझ आ जाएगा। अगर आच्छादक होगा तो इतने में ही हो जाएगा, नहीं होगा तो इतने में भी नहीं आ जाए। आप बहुत बड़ा लग बना लोगे तब भी नहीं होगा। तो पूरा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट तो बहुत बड़ा होता है, तो पूरा तो हम नहीं लिख सकते भाई, लेकिन कुछ नेचुरल नंबर्स हम नोट कर लेंगे। ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का, इसमें भी कुछ नेचुरल नंबर नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे हमने नोट कर लिए। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये y की वैल्यूज हैं और ये x की वैल्यूज हैं। आप चेक करिए, मैं आपको क्या बोल रहा था, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए डोमेन में ऐसे अवयव का होना जरूरी है जो इस शर्त को फॉलो करे। देखो, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए डोमेन में ऐसे एलिमेंट का होना आवश्यक है जिनके लिए इस शर्त को अनुसरण किया जाए। कुछ बात मेरी समझ आई आपको? फिर से मैं एक बार लैंग्वेज बोलूंगा, आप ध्यान देखो, एक बार समझ लोगे ना फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ऐसे ही आप करते चले जाया करिएगा। मैंने क्या बोला, कोडोमेन में जितने भी ये अवयव आप देख रहे हैं इनके संगत डोमेन में ऐसे अवयव होना बहुत जरूरी है जो इन शर्तों को, ये जो शर्त हमको दी गई है इसको फॉलो करें। और हर बार आप f(x) को y मान के x की वैल्यू निकाल लिया करना। ठीक, अब देखो
y की जगह ये मान लिखते जाओ और देखो कि क्या जब हम y की जगह ये लिखते हैं तो जो x मिलता है वो यहां मौजूद है। कुछ बात समझ आ रही है हमारी? भाई यहां y है और x है, आप किसकी जगह मान लिखते जाओ? y की जगह। कहां से लेओगे, यहां से कि यहां से? यहां से। यहां से y के मान लिखते जाओ और देखो कि क्या वो वैल्यू x में मौजूद है। y की जगह 2 लिखो, x कितना आएगा? मौजूद है 3 लिखो, 3/2 कितना आएगा? 1.5 मौजूद है? नहीं है। 1 का ही चेक कर लो, हमने 1 को नहीं चेक किया। 1 का ही अगर आप चेक कर लोगे तो y की जगह 1 लिखोगे तो 1/2 आया, और 1/2 क्या आएगा? 0.5। तो क्या 0.5 डोमेन में है? नहीं है। इसका मतलब है कोडोमेन में आच्छादक कब माना जाता? जब कोडोमेन में सभी अवयवों के लिए डोमेन में अवयव मौजूद होता जो इस फलन को अनुसरण करता इसका। लेकिन यहां तो कोडोमेन में जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का अनुसरण करने वाले डोमेन में अवयव ही नहीं है। जैसे जब मैं y की जगह 1 लिखता हूं तो 1/2 क्या आती है? x की वैल्यू 0.5। अब मैं x में ढूंढने गया तो 0.5 मुझे कहीं नहीं मिला। अगर मैं y की जगह 2 लिखता हूं तो 2/2 x की वैल्यू 1 आएगी, वो तो मिल गया मुझे। अगर मैं y की जगह 3 लिख देता हूं तो 3/2 करने से 1.5 आएगा और फिर से 1.5 आपको नहीं मिलेगा x में। और आपको ये पहले भी बहुत बार बता दिया गया है कि कोई भी फलन आच्छादक है इसके लिए सब चेक करना है, लेकिन कोई भी फलन आच्छादक नहीं है एक भी पर्याप्त है। एक एग्जाम्पल भी आपका सफिशिएंट है। नहीं समझ में आया? आ गया? तो आप क्या समझ में आया कि कोडोमेन में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, अतः दिया गया फलन आच्छादक फलन नहीं है। और आप चाहो तो अपना एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? देख सकते हो, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये 1 जो है वो नेचुरल नंबर में है। फॉर 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कोडोमेन के अवयव, ऐसे मत लिखो आप, और सिंपल भाषा में लिखो। कोडोमेन में उपस्थित कोडोमेन में उपस्थित अवयव एक के लिए डोमेन में ऐसे किसी अवयव का अस्तित्व नहीं है जिसके लिए x इज इक्वल टू y/2 हो। ठीक, बस इतना ही सही प्रूव हो गया। हमने केवल एक को लेके दिखा दिया, अदरवाइज 3 भी है, 5, 7, 9 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। लेकिन मैंने क्या बोला कि कोई भी फलन आच्छादक है इसके लिए चेक सबको करना पड़ेगा, लेकिन कोई फलन आच्छादक नहीं है एक भी पर्याप्त है ये बताने के लिए। तो कोडोमेन में उपस्थित अवयव एक के लिए डोमेन में से किसी अवयव का अस्तित्व नहीं है जिसके लिए y/2 इज इक्वल टू x हो, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी फलन को आप एकाएकी प्रूव करोगे और इस तरीके से किसी भी फलन को आप आच्छादक प्रूव करोगे। और शायद अब आपको समझ आया है, नहीं आया समझ में?
तो प्लीज आप इसे नोट करें, इसके बाद और आगे चलते। एग्जाम्पल नंबर 7 में है, मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। कक्षा 10 है, उसके सभी 50 विद्यार्थी हैं उसमें, और उनका समुच्चय ए से प्रदर्शित होता है। तो यहां जो ए आप देख रहे हैं वो क्या चीज है? कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय। इस ए सेट में सभी स्टूडेंट्स के नाम लिखे होंगे, पूरे 50 विद्यार्थी लिखे होंगे। आगे लिखा हुआ है, मान लीजिए देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू एन। ए से एन में एक फंक्शन है, ए से एन में एक फंक्शन है। तो इसको देख के क्या पता लगा आपको? इसको देख के हमको बेटा ये पता लगा कि हमारा जो डोमेन है और हमारा कोडोमेन, उसके बारे में हमें जानकारी मिल गई। डोमेन क्या है हमारा? ए, और कोडोमेन क्या है? हाँ, ए क्या चीज है? 50 विद्यार्थियों का समुच्चय। और एन क्या है? एन है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अब एफ एक्स के बारे में दिया है कि विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर है, ये रोल नंबर। अब आगे क्या बोल रहे हैं? लिखा है ये फलन ऐसे परिभाषित है, सिद्ध करिए कि एफ एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। बेटा देखो, मैं आपको बताऊं, जितने भी विद्यार्थी होंगे सबके रोल नंबर तो अलग ही अलग होंगे। जितने भी विद्यार्थी होंगे उन सब के नेचुरल नंबर पे रोल नंबर तो अलग अलग ही होंगे। तो एक विद्यार्थी का एक ही रोल नंबर तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि एक विद्यार्थी 2 रोल नंबर से बुलाया जाता हो। तो प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर अलग अलग होगा, इसलिए फलन तो एक ही तो है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन हम यहां बना सकते हैं, क्योंकि डोमेन के प्रत्येक विद्यार्थी का कोडोमेन में रोल नंबर अलग अलग ही होगा। डोमेन में जितने विद्यार्थी हैं उन सब के लिए कोडोमेन में रोल नंबर अलग अलग ही होगा। ये तो आप सब जानते हो। आपकी भी क्लास अगर होती है तो उसमें ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि एक विद्यार्थी 2 रोल नंबर से बुलाया जाता है, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए डोमेन के प्रत्येक विद्यार्थी का कोडोमेन में रोल नंबर अलग अलग ही होगा। अतः फलन एकाएकी है। इससे ये पता चला कि जो फलन है वो एकाएकी है। अब आच्छादक की बात करिए। आच्छादक के लिए मैं आपको बताऊं, आप फिगर बना के समझ लो उसको। फिगर बना के ऐसे समझ लो कि एक तरफ हम क्या बनाएंगे? डोमेन। ये हमने यहां पर बना लिया डोमेन, और ये बेटा हमने क्या बना ली? कोडोमेन बना लिया। ठीक है, डोमेन में क्या लिखा जाएगा? ए अर्थात कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो कितने विद्यार्थी होंगे कक्षा 10 में? कक्षा 10 में 50 विद्यार्थी हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। तो ए बी सी ऐसा करते करते मान लिया लास्ट में जेड आ गया या कुछ भी आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे इसमें? 50 बच्चों के मुझे नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक। कोडोमेन क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 1 भी आएगा, 2 3 4 ऐसा करते करते 50 भी तो आएगा। तो क्या 51 नहीं आएगा इसमें? प्राकृतिक संख्याओं में 51 आता है कि नहीं आता? तो 51 52 ऐसा करते करते 100 भी आएगा, 500 भी आएगा। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे नंबर आते हैं ना, तो नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, हमने कुछ गिने चुने नंबर लिख लिए। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखें, ये डोमेन है, इसमें कितने विद्यार्थियों के नाम लिखे हैं? 50 विद्यार्थियों के इसमें नाम लिखे जाएंगे। और ये कोडोमेन है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है,
और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में इस तरीके के बहुत नंबर आते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, अगर हम कुछ विद्यार्थी ये मान लें कि विद्यार्थी ए का रोल नंबर 1 होगा, विद्यार्थी बी का रोल नंबर 2, सी का रोल नंबर 3, डी का रोल नंबर 4, ई का रोल नंबर 5, एफ का रोल नंबर 6 और सबसे लास्ट वाले स्टूडेंट का रोल नंबर 50 होगा। क्यों? क्योंकि कितने स्टूडेंट हैं टोटल? 50 ही तो हैं। अब आप मुझे बताएं, इन बच्चों के रोल नंबर हो गए 51 या इससे ऊपर के नंबर किस विद्यार्थी के रोल नंबर होंगे? किसी के नहीं। इसका मतलब है कि 51, 52 इसके बाद के सारे नंबर कक्षा 10 के किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी ही 50 हैं। उसके बाद तो स्टूडेंट्स ही नहीं है ना। तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि कोडोमेन में अवयव 51 या उससे ऊपर के सभी अवयव डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो कैसे आप लिखोगे? क्योंकि कोडोमेन में 51 या उससे ऊपर या उससे अधिक, क्योंकि कोडोमेन में 51 या उससे अधिक प्राकृत संख्याएं, उससे अधिक प्राकृत संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। देखो क्या लिखा हमने, कोडोमेन में 51 या उससे अधिक प्राकृत संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। और आच्छादक में होना क्या चाहिए? ये सब एंगेज्ड होनी चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, लेकिन यहां तो छूटा जा रहा है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। अब ये बताएं बेटा, आपको ये समझ आया कि नहीं समझ में आया? आया? इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 7, 8 हमने पहले लगा लिया था क्योंकि 7 हमने देखा नहीं। अभी इसके बाद आते हैं 9 नंबर पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसको देख के हमको क्या पता लग जाता है कि हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और जो हमारा कोडोमेन है वो भी तो R है, इसका मतलब वो भी है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और रियल नंबर आप समझते हैं, रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, पॉइंट वाले भी, रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, पूर्णांक भी आते हैं, डेसिमल वाले भी आते हैं, सारे नंबर आ जाते हैं, केवल इमेजिनरी छोड़ करके। ठीक है, एकेकी तथा आच्छादक है, ये आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन आपको R2R में दिया गया है ये एकेकी और आच्छादक दोनों है। अभी इसके जस्ट पहले क्वेश्चन दिया गया था 8 नंबर, फंक्शन यही था, लेकिन वो नेचुरल से नेचुरल में था, वो एकेकी तो था पर आच्छादक नहीं निकला था, वो याद आया। लेकिन जब यही फंक्शन होगा लेकिन रियल से रियल में होगा तो ये एकेकी भी होगा, आच्छादक भी होगा, ये प्रूफ करके आपको दिखाना है। तो बड़ा आसान है, वही प्रोसेस यूज कर लो। क्या सबसे पहले क्या प्रूफ करना है हमको? इसको एकेकी चेक करना है कि एकेकी है या नहीं है। उसके लिए क्या कर लेंगे, माना x1
व x2 डोमेन में दो अवयव इस प्रकार हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, अब f ऑफ x की वैल्यू है 2x, तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी? 2x1। f ऑफ x2 की वैल्यू 2x2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो x1 विल बी इक्वल टू x2। x1 का मान किसके बराबर होगा? x2 के बराबर आ जाएगा। और ऐसा होना किस बात का संकेत है? एक एकी फलन है। लिख सकते हैं अतः दिया गया फलन एक एकी फलन है। अब हमें आच्छादक भी तो प्रूव करना है। बताओ आच्छादक के लिए क्या किया जाए? क्या तरीका हमने बताया है आपको? ये जो f ऑफ x है इसको y मान लो और x निकाल लो। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x या y इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू y बाई 2। अब क्या करें बताइए? अब यहां पर फिगर बना लो दो, ऐसे इनसे चेक हो जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डोमेन। ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कोडोमेन। बार बार हम लिख रहे हैं तो अब आपको इतना तो आइडिया बन ही गया कि कौन सा क्या है। डोमेन यहां पर कैसा है? सारे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और वास्तविक में तो सब आते हैं, तो सब तो नहीं लिख सकते, बहुत असंभव हो गया ये तो। लेकिन कुछ नंबर्स हम अपनी समझबूझ से नोट कर लेते हैं। यहां पर कोई भी नंबर ले लो, स्टार्ट करते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। और कुछ पॉइंट वाले भी लिख लो कहीं कहीं बीच में, चाहे जहां लिख लो। यहां लिख लो आप -0.5, 1.5, ये 0.5, यहां पर आप 2 और 3 के बीच में भर सकते हो 2.5, ऐसे बस पर्याप्त है। इधर भी क्या लेना है आपको? इधर भी आपको रियल नंबर ही चाहिए, तो ऐसे ही रियल नंबर इधर भी चाहिए। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे। कुछ बड़े इसमें भी पॉइंट वाले नंबर लिख सकते हो आप। 0.5, -0.5, ठीक है, 2.5, ऐसे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए क्या चेक करना होता है। मैं फिर से आपको बताता हूं, गौर से सुनिएगा। हमको चेक ये करना है कि कोडोमेन में, कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए, यानी कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट हैं सब के लिए डोमेन में ऐसे अवयव हैं कि नहीं जिनके लिए y/2 करने से x मिले। तो चेक करिए, आप -3 लिखिए, y की जगह क्या मिलेगा? -1.5, -1.5 यहां पर होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये क्या है? रियल नंबर्स का सेट है, और रियल नंबर में -1.5 आएगा। -2 का करके देखो /2, -1 दिख ही रहा है। -1 का करके देखो /2, y की जगह -1 लिखो, /2 करो। -1/2, -0.5, -0.5। क्या आपको लगता है कि यहां कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसको y की जगह लिखकर हल करने के बाद जो x मिलेगा वो यहां उपस्थित नहीं होगा? ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। y में जितनी वैल्यूज आप रख दो, y की जितने वैल्यूज आप यहां रख दोगे, सब के लिए जो भी x मिलेगा वो यहां जरूर मौजूद रहेगा। ठीक है, अब सब लिखना तो असंभव है ना,
तो सब लिख तो हम नहीं सकते, लेकिन आप थोड़ा सा सोचो उसको तो आप पाओगे कि y में जितने भी अवयव आप पाओगे उन सब के लिए इस शर्तों को पूरा करने वाला x यहां मौजूद जरूर होगा। तो हम क्या भाषा लिख देते हैं इसकी, लिख देते हैं क्योंकि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, अतः दिया गया फलन आच्छादक है। अतः दिया गया फलन आच्छादक है। ये बात समझ में आई? और आप अगर कोशिश करें ढूंढने की कि क्या ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो इसको फॉलो नहीं करेगा, तो आप ढूंढ ही नहीं सकते, सब करेंगे। इसलिए दिया गया फलन कैसा होगा? आच्छादक। बस बहुत ही सरल तरीके से आप उसको प्रूव करिए, उसमें ज्यादा आप उसको डिफिकल्ट मत बनाइए अपने मन से। इसके आगे के कुछ एग्जांपल्स हैं और इसके बाद एक्सरसाइज 1.2, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।